इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल की बात में आज बात करेंगे आपके बुढ़ापे की लाठी की, यानी पेंशन की। अब केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को लेकर आई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऐलान के साथ ही देश का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने इस पेंशन स्कीम को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न। अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से पूछा है, क्या हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की? बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस घोषणा पार्टी बनकर रह गई है। रविशंकर प्रसाद ने सवाल करते हुए कहा, कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं ही करेगी या कभी उन पर अमल भी करेगी? पिछले 2 सालों से कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन योजना को भारतीय राजनीति में तूफान बनाकर घूम रही है। कर्मचारियों के हित में मोदी सरकार हर वो काम कर रही है जो वह कर सकती है। भारत के कर्मचारी देश के लिए काम करते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि सत्ता में कौन सी पार्टी है। उनके काम से ही देश आगे बढ़ता है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि राहुल गांधी के लिए सवाल यह है, क्या हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की? कर्नाटक चुनाव में आपने बहुत चालाकी से खेल खेला। वहां आपने कहा था कि 2006 से पहले के कर्मचारियों के लिए इसको लागू करेंगे। राहुल गांधी जनता को धोखा देते हैं। वह जो कहते हैं उसको करना चाहिए, अगर कुछ नहीं करते हैं तो कहना भी नहीं चाहिए। यह आरोप जो है रविशंकर प्रसाद ने लगाए हैं। सवाल यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या फिर जैसा कांग्रेस कह रही है कि एक यू टर्न है? क्या ओपीएस की हल्की शक्ल बदलकर सरकार यूपीएस लाई है? साथ ही इस पर भी पड़ताल करेंगी कि हिमाचल में कितने लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है। क्या जैसा बीजेपी कह रही है कि हिमाचल में कांग्रेस ने ओपीएस का वादा पूरा नहीं किया, इसमें कितना सच है, ये भी जानेंगे, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आप ये सुनिए कि खड़गे के यू टर्न वाले पोस्ट पर रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है। सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी? आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से एक हम सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। याद करिए आप। समझ सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जो हमारे दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा, उनके पुराने रील्स को निकाल दीजिए। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं भाजपा के राष्ट्रीय मंच से, Congress party in general and Rahul Gandhi in particular, please tell the nation, did you implement the old pension scheme as promised in the Himachal election? हम इसका जवाब जानना चाहेंगे उनसे। आपने कर्नाटक के चुनाव में बहुत चालाकी कर दी। वहां क्या कहा आपने कि हम 2006 के पहले के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के बारे में करेंगे। उनकी संख्या कितनी है? सिर्फ 13,000। समझे आप? चुनाव हुआ लास्ट ईयर और देंगे खाली 6 के पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को। तेलंगाना में तो मैंने सुना है कि वहां हल्के से कहा गया। और अभी जो 24 के लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें तो मैनिफेस्टो में मेंशन करने की भी शर्म नहीं बची। मैं रिपीट कर रहा हूं, द कांग्रेस पार्टी हैज बिकम सो वेरी ऑफ द palpable falsehood of his assurance about pension that it could not muster the courage to include that as a part of its manifesto in the Lok Sabha election. राहुल जी क्या करते हैं भाई? कितना झांसा देते रहते हैं? कभी तो सही बोलिए, और बोलिए तो कर दीजिए, और नहीं करते हैं तो मत बोलिए। हमने तो नहीं कहा आपको बोलने के लिए।
शंकर प्रसाद जो हैं वो तमाम आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया, और हिमाचल सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि हिमाचल में ओपीएस का वादा किया था वो पूरा नहीं किया। और अब चर्चा शुरू करेंगे। संदीप सांख्यान प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, संजय शर्मा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सच जानने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल में ओपीएस का लाभ कितने लोगों को मिला, और ये जो यूपीएस है यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। आप दोनों का स्वागत है, संदीप जी, संजय शर्मा जी। जी नमस्कार। नमस्कार संदीप सांख्यान जी, सबसे पहला सवाल, आपने रविशंकर प्रसाद को सुन लिया, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने ओपीएस के नाम पर धोखा किया। जरा हिमाचल के जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताइए कि हिमाचल में ओपीएस कितने लोगों को मिल रहा है, जो अभी हाल फिलहाल में फायदा लोग कितने कर्मचारियों को मिल रहा है, वो सही सही आंकड़े जरा दर्शकों को बता दीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं रविशंकर प्रसाद जी के जो वक्तव्य था मैं उसको सुन रहा था, मैंने दिन को भी सुना था। मेरे को बड़ी हंसी आती है उनके जिस तरह का वो विचार रखते हैं, पढ़े लिखे एडवोकेट हैं और जिस तरह का विचार रखते हैं, और वो अभी तक मैं कहता हूं यूपीएस के बारे में माननीय राहुल गांधी जी ने तो कुछ कहा ही नहीं, और जो अभी तक अभी आया और वो हमेशा जो एलिगेट है वो राहुल गांधी जी को करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, यार भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से जो जवाब दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी जिस जगह पे खड़ी है, हर फैसले के ऊपर अपना यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। आप हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल की सरकार ने जो हमने प्रॉमिस किया था, हमारा पहला जो हमारा वादा था, वो माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमने ओपीएस बहाल किया। अब मैं एक बात करना चाहता हूं कि देखिए, जो पहले हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी हमने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, और उसके बावजूद जितने भी लोग इसके बाद जो रिटायर हुए उन सबको इसका फायदा मिल रहा है और वो बड़े संतुष्ट हैं। और जो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई 3.25 लाख कर्मचारी वर्ग हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और वो भी इस फैसले से बड़ा संतुष्ट है, और वो सारा के सारा जो है वो मान रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस बहाल किया। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि जो एनपीएस का जो इन्होंने जो खाका तैयार किया था, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, जहां जहां पे भी इसको लागू करने की कोशिश की, या केंद्रीय कर्मचारी थे या जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, आज वहां के कर्मचारियों के अंदर पेंशन को लेके अनरेस्ट क्यों है? अब ये देखिए, अब ये अगर माननीय खड़गे जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अगर ये कहा तो ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये रविशंकर प्रसाद जी, आप इस बात को समझिए, आप ना एनपीएस इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, ना आप ओपीएस दे पा रहे हैं। अब आप एक नया शिगुफा जो है वो आप छोड़ रहे हैं, और उसका नाम दे दिया है आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब मैं ये बता रहा हूं, आपने किसान आंदोलन में क्या किया, आपको लग रहा है कि पता कि आपकी जमीन जो है अब खिसक रही है धीरे धीरे, और आने वाले चुनाव हैं उनके अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे या विधानसभाओं के चुनाव होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। तो अब आपका जो ईगो है ना, जो ईगो लेवल है वो हर्ट हो रहा है, और अब आप ना ओपीएस की तरफ जा रहे हैं ना एनपीएस की तरफ जा रहे हैं। अब आप यूपीएस का एक नया शिगुफा जो है वो जो हमारा कर्मचारी वर्ग है उसके लिए आप छोड़ रहे हैं, और वो जो ईगो लेवल को सेटिस्फाई करने की आप बात कर रहे हैं। अब आप इन पेंशन्स के अगर बुनियादी आंकड़ों पे आप अगर आ जाइए, अभी तक तो यूपीएस की नोटिफिकेशन नहीं की है, और इसका अभी तक जो आउटलाइन है वो भी कुछ अभी ज्यादा तैयार इन्होंने नहीं कर पाई है, क्योंकि 24 अगस्त की तो बात है जहां पे ये डिस्कस किया। इनके जो माननीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इसके बारे में चर्चा करी है और कुछ मीडिया के अंदर छपा है। तो मैं भी समझता हूं कि अभी मीडिया के पास भी कोई बड़ा डेटा नहीं है। जो उसमें 25 इयर्स का जो बेसिक रहेगा, जिसकी जॉब जो है जिसकी जॉब लेंथ जो है 25 इयर्स हो जाएगी, उसके बाद इनको बेसिक का 50%, 60% इस तरह का जो खाका तैयार आ गया है। तो मैं ये समझ रहा हूं इट इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है, केंद्र की सरकार को ये लग रहा है कि ना इनसे ठीक से इनसे एनपीएस हो पा रहा है, ना ये ओपीएस की तरफ जाना चाहते हैं, तो अब ये यूपीएस की तरफ आ रहे हैं। अरे ये यू टर्न ही तो और क्या है? आपको क्या शर्म आती है अगर कांग्रेस की सरकारें ओपीएस की
ओपीएस की फेवर में है, तो आप क्यों ना उसको कर दे। इसमें कौन सा आपको घाटा हो जाएगा। आपका भी जो कर्मचारी वर्ग है हिंदुस्तान का, 6 करोड़ के आसपास कर्मचारी हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उनको भी लगेगा, वो भी आपका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। इसमें ईगो लेवल बनाने की कोई बात नहीं। ये वही फैसला है, मैं आज बता रहा हूं, ये वही फैसला है जिस फैसले के अंतर्गत किसान आंदोलन के अंदर जो इन्होंने जो किसानों के ऊपर जो बिल पास करना था उसके यूटर्न ले लिया। आज ये सीसीसी की बात करते, कॉमन सिविल कोड की बात करते थे, आज उसके ऊपर भी यूटर्न ले रहे हैं। अरे आज तो भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन ये हो रही है हिंदुस्तान के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी में और जो इनका जो पीछे जो इनको जो बैकअप देता है आरएसएस, उनके अंदर बहुत बड़ा विरोधाभास जो है वो पनप रहा है। आज तक भारतीय जनता पार्टी जो थी वो तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, कभी धर्म के नाम पे, कभी समुदाय के नाम पे, कभी जातिवाद के नाम पे, और आज वो एजेंडा जो आरएसएस का इनका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो आज इनको ये समझ नहीं आ रहा है। मैं आज कह रहा हूं, आने वाले 5-6 महीने आप वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए। इस हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जो घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में घटने जाएगा, वो देख लेना आपके सामने होगा। चलिए ठीक है, तरह से नहीं, ठीक है संजय जी, एक बात कर रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा मैं फिर आऊंगा आपके पास संदीप जी। पहले हम ये आरोप जो लग रहे हैं भाजपा पर, संजय शर्मा जी देखिए, आप आरोप लगा रहे हैं कि ओपीएस के नाम पर धोखा किया, जरा आप बता दीजिए, आप अपने जो आपके ऊपर आरोप लगा रही है कांग्रेस राजनीति करने का, आप हिमाचल में ये बता दीजिए कि ओपीएस कितने कर्मचारियों को सरकार दे रही है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ओपीएस शुरू ही नहीं हुआ हिमाचल में। अगर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करनी होती तो जिस तरह पिछले चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ओपीएस को 1500 रुपए को, 300 यूनिट बिजली को, दूध की खरीद को, किसान के गोबर की खरीद को जिस तरह से मुद्दा बना करके आपने चुनाव में लड़ा था, और जिस तरह से आप अपनी 10 मुख्य मांगों को आपने कहा था कि पहली बैठक के अंदर ओपीएस के साथ साथ 1 लाख नौजवान को रोजगार देने की बात आपने कही थी कि वो भी निर्णय पहली बैठक में होगा। आपने 1500 रुपए प्रदेश की हर महिला को देने का वायदा किया था, वो भी पहली बैठक में करना था। आपने कहा था कि 300 यूनिट हर घर को बिजली फ्री मिलेगी, वो भी पहली कैबिनेट बैठक में होना था। वो आज तक कहां है। और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, आप बताइए कि कितने कर्मचारी को आपने ओपीएस का लाभ दिया। क्या इसमें बिजली बोर्ड के इतने कर्मचारी हैं, हजारों कर्मचारी है, हजारों कर्मचारी निगमों और कॉर्पोरेशंस के अंदर है, वो देख रहे हैं, वो सरकार की तरफ मुंह देख रहे हैं कि हमें ओपीएस कब मिलेगी, हम पेंशन के दायरे में कब आएंगे। ये क्या ये इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी को जवाब दे सकती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार के भीतर, सरकार के सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी सरकार को कह रहे हैं अगर प्रदेश को चलाना है तो हमें ओपीएस बंद करनी पड़ेगी। आप यूपीएस की बात छोड़ दीजिए, आप बताइए मुख्यमंत्री का कोई वक्तव्य इसके ऊपर है। कल विधानसभा शुरू होगी, विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। आप लोगों को बरगलाने का काम ना करें। आपने जो राजनीति करनी थी, आपने अपने घोषणा पत्र के अंदर अपनी 10 मुख्य मुद्दे बना करके जिनको आपने चुनाव लड़ा और सत्ता के भीतर आए हैं, आपको उसके ऊपर जवाब देना चाहिए। जनता आपकी तरफ देख रही है। आप यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, आप उसकी गलतियां छोड़ दीजिए। उसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ या आगे जाकर के होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम ये तो लेकर के आए, 2004 से लेकर के 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार में आपको कर्मचारी की चिंता नहीं हुई। ईगो किसमें थी? ईगो भारतीय जनता पार्टी में है या ईगो कांग्रेस की पार्टी में है? क्यों नहीं मनमोहन सिंह ले आए? हिमाचल प्रदेश के अंदर न्यू पेंशन स्कीम को किसने लागू किया? वो कितने मेमोरेंडम जितने भी साइन हुए, क्या वीरभद्र सिंह ने नहीं किए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर 2003 में चली गई थी। उसके बाद 2003 से लेकर के 2007 तक 8 तक वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। संदीप जी बताएं, क्या उन्होंने साइन नहीं किए? केंद्र की कितनी सरकारें, राजस्थान में आपकी सरकार, उन्होंने साइन नहीं किया। चलिए संदीप जी से जवाब ले लेते हैं। ने क्या उसको नहीं माना? आपकी ईगो तब कहां थी? तब आपका कर्मचारी प्रेम कहा था, जब आपने कर्मचारी को जो है वो अपने घर से बेघर होने का फैसले के ऊपर हस्ताक्षर करते रहे।
आप प्रदेश का आप बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर कितने कर्मचारी हैं? उन कर्मचारियों को क्या आप पेंशन के दायरे में लाए? संदीप आप सांख्यान जी, लंगड़ा OPS लेकर के संदीप क्यों आए? सांख्यान जी, आप बता लंगड़ा दीजिए OPS लेकर के इलेक्ट्रिसिटी आए? बोर्ड में जो कर्मचारी है उनको क्यों नहीं ला रहे हैं आप पेंशन के दायरे में? वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। संदीप जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो जो बिजली बोर्ड है, बिजली बोर्ड के साथ बातचीत चल रही है और उस पर कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा, और उसकी चिंता करने की, क्योंकि सरकार हमारी और गवर्नेंस हम चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं हमारा फेल्योर होता है तो उसका जवाब हमें मिल जाता है। और ये जो बोल रहे हैं कि ये जो सरकारें जो MOU साइन किए हैं, माननीय वीरभद्र सिंह की सरकार ने किए, कांग्रेस की सरकार, अरे भैया, अगर वो MOU ठीक नहीं थे, उसके बाद हिमाचल के अंदर ट्रेंड है, 5 साल के अंदर कोई सरकार होती है तो दूसरी सरकार 5 साल के बाद होती है। आप उन MOU को साइन करके कोई नई योजना, नए MOU क्यों नहीं साइन कर लेते? आप क्यों नहीं लाते? आप कहां थे वहां पे? आपके उसके बाद धूमल जी भी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद आपके जयराम ठाकुर जी भी मुख्यमंत्री रहे। तो आप इस तरह से बरगलाने का काम कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस ने तो इस प्रदेश को बनाया है, इस देश को गढ़ा है। बरगलाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में है। और अब तो आप ये देख लीजिए, आप जितने आरोप लगा रहे हैं, अभी 2 साल हमारी सरकार को, पौने 2 साल हमारी सरकार को हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है और योजनाएं तय है। केंद्र ने फाइनेंशियली हमारे को टाइट करके रखा है। हम लोग जो है आपदा से भी 2 आपदाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 वर्ष में लगातार आई, उससे भी हम लड़ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी वर्ग है उनका भी हम ध्यान रख रहे हैं। और उसके बावजूद जो हिमाचल प्रदेश का आम साधारण जनमानस है उसका भी ध्यान रख रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह से आप लोगों को बरगला के, ऊपर से खरीद फरोख्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, सरकारों को गिराने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है, और ऊपर से आरोप आप लगा रहे हैं कि हम लोगों को बरगलाते हैं। अब आप बता दीजिए कि सत्ता की लोलुपता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है या कांग्रेस के अंदर है? अरे अभी आपकी हमारी सरकार को बने हुए 1-1.25 साल हुआ था जब ये खरीद फरोख्त की राजनीति होगी और उपचुनाव डाल दिए गए प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश पिछले 6 माह से चुनावों के कोड ऑफ कंडक्ट भुगत रहा है हिमाचल प्रदेश। और इनको नहीं लग रहा है पता कि यार चुनाव जो है वो कितने एक्सपेंसिव होते हैं। वो किसी भी राज्य की विकासात्मक योजनाओं के लिए, किसी भी डेवलपमेंट प्लान के लिए, और कोई भी काम करना हो उसके लिए जब कोड ऑफ कंडक्ट आड़े आता है, तो अभी तो बार बार 9 उपचुनाव हुए, और तो और 6 लोग तो इन्होंने कांग्रेस के उठाए, उसके बाद 3 का भी रिजाइन करा के। अरे भैया, वो तो आपको राज्यसभा में वोट दे चुके थे, आप उनको उनकी सदस्यता, आपकी जो सदस्यता थी आप करा लेते उनसे, और उसको क्या आवश्यकता थी आपको उनको चुनाव लड़वाने की? तो रिजल्ट आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने 1 बार नहीं 2 बार मैंडेट दिया है। और जो आप 10 गारंटियों की बात करते थे, वो उपचुनाव में भी वो गारंटियां सामने थी, जनता के सामने थी। और उन जो 10 गारंटियों के ऊपर जो है जनता ने फिर से मोहर लगाई है, और जनता ने बता दिया है कि हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस की जो सरकार है वो बिल्कुल सही काम कर रही है। हाँ, जब समय आएगा तो उन गारंटियों को भी पूरा कर दिया है। आज की चर्चा का विषय जो था वो आपकी जो UPS, NPS और OPS को लेके था। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस चर्चा का विषय था उस चर्चा के ऊपर रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर इतिहास के पन्ने भारतीय जनता पार्टी के हम भी उखाड़ना शुरू कर देंगे तो भुगतना आपको बड़ा मुश्किल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के आरोप संदीप जी, मैंने आपसे पूछा था कितने हजार कर्मचारी हैं प्रदेश में जिनको OPS का फायदा सरकार दे रही है? आप धैर्य रखें, कोई आंकड़ा है? नहीं, मैं इंडिया टीवी वालों आपसे भी कहना चाहता हूं, आपका जो आपने जो डिस्कशन स्टार्ट किया था, आपकी डिस्कशन का जो मूल स्टार्ट था, वो ऐसा लग रहा था कि आप रविशंकर जी की बात को एडमायर कर रहे हैं और उस बात को आप दिलवाना चाहते हैं। नहीं, एडमायर नहीं कर रहे हैं। मैंने तो आपसे जवाब मांगा कि आप पलटवार करिए, थोड़ा सा, क्योंकि हिमाचल, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं, एडमायर करने की बात मत करिए। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, क्या जवाब देना चाहेंगे? मैंने आपसे पहले सबसे पहला सवाल ये पूछा था कि बीजेपी को ये बता दीजिए कि कितने हजार कर्मचारियों को OPS का फायदा दे रहे हैं। इसमें एडमायर करने की बात कहां आ गई संदीप जी?
नहीं, आप उस वक्तव्य को आप रिपीट करके देखना जब चर्चा खत्म होगी, जब आप रविशंकर प्रसाद जी के बयान को जिस तरह से आप इंटरप्रेट कर रहे थे, तो वो जो चीजें थी उसको देखने वाली बात और उस वक्तव्य को छोड़ना। मैं चाहता हूं, मैं विद द फोल्डेड हैंड मैं मीडिया भाइयों से, आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब डिस्कशन आप 2 या 3 पॉलिटिकल लोगों के बीच में या एनालिस्ट के बीच में ले रहे हो, तो आप एक निष्पक्षता का रोल अदा करें। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू विद द फोल्डेड हैंड। निष्पक्ष तो मेरा निष्पक्ष ही है, इसलिए तो डिबेट कर रहे हैं, इसलिए तो डिबेट कर रहे हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि हिमाचल में ओपीएस का जो गारंटी थी वो पूरी नहीं की, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूं, मैं बीजेपी से पूछ रहा हूं कि बीजेपी बता दे कि ओपीएस, अगर आप बोल रहे हैं कि ओपीएस बहाल नहीं हुआ हिमाचल में, तो कितने, संजय जी आप बता दीजिए। चलिए नहीं, देखिए जो आदमी रिटायर हो रहा है, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड संजय जी, मैं कह रहा हूं कि जो आदमी रिटायर हो रहा है उसको उस पेंशन का जो है वो लाभ मिल रहा है। जिस दिन से यही मैं आपसे सवाल कर रहा था, विधानसभा के अंदर रेजुलेशन पास किया गया और उसके बाद जो है हमने नोटिफिकेशन किया, लेकिन एक बात बड़ी दुख की है कि जो ओपीएस के हमारे कर्मचारियों का 9,000 करोड़ रुपया मिलना है, वो आज भी उसके ऊपर केंद्र की सरकार कुंडली मार के बैठी है। संजय जी आप जवाब दीजिए। देखिए कब मिलेगा। देखिए ये आरोप लगा रहे हैं कि मतलब ये डिबेट रखी है और मैं बीजेपी वालों को एडवाइस कर रहा हूं, आरोप लगा रहे हैं, तो इसलिए आप जवाब दे दीजिए जरा। जिस तरह से संदीप जी का वक्तव्य है कि समय आएगा मिल जाएगा, अरे खाक हो जाएंगे तेरी सर के जुर्फ के सर होने तक। इंतजार कर रहा है कर्मचारी, बिजली बोर्ड के कितने कर्मचारी, निगमों कारपोरेशन के कितने कर्मचारी रिटायर हो चुके, कुछ नहीं मिला। आपने वायदा किया था। आप हम पे चिल्लाने की बजाय आपको जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, सरकार को अपना आत्मविश्लेषण करने की कि आपने कहा क्या था और आप कहां पे खड़े हैं। क्या मात्र चुनाव जीतना आपका मकसद था? और दूसरी तरफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, देश के सभी कर्मचारी वर्ग जो है, देश की सभी कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी स्वागत कर रही हैं। केवल कांग्रेस पार्टी को सांप सूंघ गया कि ये हो क्या गया। कांग्रेस पार्टी को जवाब ना ये निगल पा रहे हैं या ना ये निकाल पा रहे हैं, इनको जवाब नहीं नजर आ रहा। दूसरी तरफ आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकारों को तोड़ने का काम करती है। 1977 के अंदर 1989 में शांता कुमार की सरकार को किस तरह से आपने 22 विधायकों को तोड़ करके आप ले गए थे, वो समय भूल गए। रामलाल ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, आपने एक विधायक को, 22 विधायकों को हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने तोड़ा, आपने खरीदा। तब आपने अपनी सरकार को बनाया, तब आपको नैतिकता नजर नहीं आती। बाबरी ढांचा अयोध्या में गिरता है और सरकार हिमाचल प्रदेश की तोड़ दी जाती है, तब आपको कांग्रेस पार्टी को कहीं उसमें राजनीति नजर नहीं आती। अरे आपके इतिहास में चले जाएं तो कितनी बार देश के अंदर आपने धारा 356 का दुरुपयोग करके सरकारों को तोड़ा है। आप भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता का सबक सिखाएंगे? इसलिए तथ्यों के साथ आइए। आप तथ्यों के साथ आइए। आप दे देंगे, देना तो 1500 रुपया भी है, कब आएगा उचित समय? 5 साल जाने के बाद 2 निकल गए। आपने कहा था 1 लाख रोजगार हर वर्ष दिया जाएगा, पहली कैबिनेट के अंदर निर्णय ले गए। आज 2 वर्ष होने को आ गए, आज 2 लाख वो पेंडिंग पड़ गया। कहां से पूरा करेंगे? संजय जी कम से कम प्रदेश के नौजवान के, कम से कम आपने प्रदेश के नौजवान को ठगा है, आप उसको भी जवाब देना पड़ेगा। संजय शर्मा जी, आपने किसान को ठगा है, आपने महिलाओं को ठगा है, कहां कहां मुंह दिखाओगे आप? संजय शर्मा जी, आप संदीप सांख्यान जी को, संजय शर्मा जी एक बात मैं पूछना चाहता हूं, संदीप सांख्यान जी को आप ऑफर देना चाहेंगे कि यूपीएस सॉफ्ट कर ले हिमाचल में? ये सरकार का निर्णय है, ये तो पूरे देश में भारत सरकार ने कहा है कि आप कहीं भी पूरे देश में इसके लिए खाता लेकर के आइए। अगले वर्ष 2025 से ये लागू होगी और इसमें तो और अमेंडमेंट आई है। जिसका 10 वर्ष का सेवा का कार्यकाल, जिसका 10 वर्ष का सेवा का कार्यकाल होगा, उसको भी जो है वो 10,000 कम से कम पेंशन लगेगी। और उसमें जो महंगाई, क्या ओपीएस से यूपीएस की तरफ जाएगी हिमाचल सरकार? संदीप जी, और पहले पेंशन का जो दायरा था 50% का, वो 35 वर्ष के कार्यकाल का था, उसको 25 वर्ष लेकर के आए। ठीक है संजय जी, तो धन्यवाद। छोटा सा जवाब दीजिएगा संदीप जी।
क्या जब ये पेंशन स्कीम लागू होगी तो क्या आप लोग रुख करेंगे ओपीएस से यूपीएस की तरफ या नहीं? संदीप सांख्यान जी, छोटा सा जवाब। देखिए सर, ऐसा है, मैं आपको बता दें, देखिए एक बड़ा साफ सा बात है कि यूपीएस का ड्राफ्ट जो किया गया है वो केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उनके द्वारा किया गया है। क्या इनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं बची थी कि अगर आप यूपीएस का जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ड्राफ्ट करने से पहले सारी के सारी एक सर्वदलीय पॉलिटिकल पार्टी की बैठक कर लेते कि हाँ भाई इस तरह की जो चीज है वो लाने जा रही है। कर्मचारी ये थोड़ा संगठनों को कि आप बिठाया चुपचाप गया है। आए और उस तरह से आप एक चीज करिए, लेट मी स्पीक। उसके बाद ये चीजें हैं, और उसके बाद अभी तक अगर ये यूपीएस की बात कर रहे हैं तो ओपीएस पे क्यों नहीं आ जाते? इनकी कौन सी ईगो हर्ट होती है? सीधा सीधा आ जाए कि यार यूपीएस के अंदर अगर ये करना जा रहे हैं तो इसमें ओपीएस के अंदर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट कर दी जाए तो उसको स्वीकार किया जाता है। आप ये क्या करते हैं कि आप पुराने ब्रांड पे एक नया लेबल लाके आप ये लॉन्च करने जा रहे हैं, और अब किसको आप भ्रमित करने जा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने जा रहे हैं, या आप ये हिंदुस्तान के कर्मचारियों को भ्रमित करने जा रहे हैं? आप ओपीएस के अंदर अमेंडमेंट कर दीजिए, उसको देखते हैं कि वहां का जो कर्मचारी वर्ग है, जो कर्मचारी यूनियंस हैं, वो उसको किस हिसाब से लेती है। कांग्रेस जो है हमेशा एक संदीप जी, ठीक है, शुक्रिया संदीप जी। संजय शर्मा जी, कांग्रेस की शुक्रिया। एम्प्लॉइज, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े और अपनी राय रखी। यानी अब ओपीएस और यूपीएस को लेकर जो है सियासी लड़ाई देश में गर्म हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये यू टर्न है, वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने देश के लोगों के साथ धोखा किया, और खासकर हिमाचल में जहां ओपीएस लागू नहीं किया। और ये लड़ाई जो है वो लगातार चलती रहेगी। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि चुनाव के वक्त में सरकार जो है यूपीएस लाई है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।